उसका शीर्षक है हवी। गजाला हसन की याद है आपको? वही बड़ी बड़ी आंखों वाली गोरी लंबी छरहरी सी लड़की, वही जिसकी खिलखिल करती हंसी के सम्मोहन से उबरने की इच्छा कभी नहीं होती थी। रिहर्सल के दौरान मेरी अनुशासन प्रियता की धज्जियां उड़ाती हुई वो खिलखिलाती और कमर तक काले घने केशों की चोटी नचाती हुई गुनगुनाने लगती, काले लंबे बाल राजा बांध रखूंगी। मैं उसे डांटता, चीखता, चिल्लाता और वो अपनी चपल आंखों को थिर करती हुई मुझे एकटक देखती, फिर बड़ी अदा से पलकें झुकाकर अपने संवाद दोहराने लगती। हाँ, मैं उसी गजाला हसन की बात कर रहा हूं जो विंग्स से मंच पर प्रवेश करते ही अपनी काया में किसी दूसरी औरत को धारण करती और नाटक की समाप्ति पर तालियों की ध्वनि को पार करती हुई ग्रीन रूम में जाकर फूट फूट कर रोती। तालियों की ध्वनि बंद होने के बाद जब उसका रोना सिसकना रुकता, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में स्वप्न तैर रहे होते थे। गजाला हसन की आंखों की चपलता और खिलखिल करती हंसी की वापसी के लिए हम लोगों को दूसरे दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। अपने कपड़े और मेकअप का सामान सहेजती हुई वो शो में हुई खामियों पर मेरा प्रवचन और अगले प्रदर्शन के लिए मेरे निर्देशों को चुपचाप सुनती रहती। मंचन के बाद गजाला हसन एक अबूझ सी पीड़ा से गुजरने लगती थी। नाट्य दल के सब साथी धीरे धीरे उसकी इस आदत से परिचित हो गए थे। अक्सर हम लोग प्रदर्शन के बाद साथ खाना खाते, कभी किसी दोस्त और कभी किसी संरक्षक नुमा प्रशंसक के यहाँ, या फिर अपनी अपनी जेबों से जोड़ तोड़कर किसी ढाबे में हमारी मंडली जा जमती। वो शरीर से हमारे साथ तो होती थी पर मन से कहीं और होती, खोई खोई सी, उदास, अनमनी। जैसे तैसे दो चार कौर निगलकर चाय की चुस्कियां लेती और गुमसुम बैठी रहती। शो के बाद गजाला बिना मेकअप उतारे अपने घर जाया करती थी। अक्सर मैं उसे छोड़ने जाता। मेरे स्कूटर पर पीछे बैठी वो मेरे कांधे पर सिर टिका दिया करती थी। पूरी तरह हम दोनों चुप चुप रहा करते। मेरे साथ अपने घर वापस जाते समय भी वो अक्सर रोया ही करती थी। गजाला के आंसू मेरी कमीज भिगो देते। अपने घर के सामने उतरने के बाद वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखती और गेट पार करती, लॉन पार करती। पीछे मुड़कर देखती हुई किसी भुतहे महल की तरह नीम अंधेरे में ऊँघते हवेली नुमा अपने मकान हसन मंजिल में लोप हो जाती। नवाब कमरुद्दीन हसन की हवेली हसन मंजिल की दीवारों पर वर्षों से रंग रोगन नहीं हुआ था। जगह जगह से प्लास्टर उखड़ने लगा था। जहां कहीं भी दीवार साबुत थी वहां काई की परतें थीं। लॉन में बेतरतीब घास उगी थी। लॉन में ही टिन का शेड डालकर एक रंगरेज परिवार किराए पर रहता था। रंगों से भरे नाद, बड़े बड़े कड़ाह, कोयले की भट्ठी और बांस बल्लों पर टंगी अलगनियों का जाल लॉन में फैला हुआ था। इन अलगनियों पर रंग बिरंगे कपड़े टंगे रहते थे। हसन मंजिल के निचले हिस्से पर नवाब साहब के बड़े बेटे और गजाला के अब्बा मरहूम तनवीर हसन के जमाने से ही दो किराएदारों का कब्जा था जो मामूली किराया देते थे। एक ने आधे हिस्से में रेडीमेड कपड़ों की सिलाई का कारखाना खोल रखा था और दूसरे ने शीशे के बर्तनों का गोदाम। गजाला के अब्बा 35 वर्ष की भरी जवानी में ही अपनी शराबनोशी के शिकार हो चुके थे। उसके चाचा शमशीर हसन का विदेशों में कारोबार था। वहीं किसी दूसरे मुल्क की औरत से शादी करके उन्होंने अपना कुनबा बसा लिया था। पागल बेटे अनीस और बेटी गजाला के साथ हसन मंजिल के ऊपरी हिस्से में 20 वर्षों से रणापा काट रही थी बेगम रफिया हसन। उनके बूते की यह बात नहीं थी कि वो अपने किराएदारों से मुकदमेबाजी कर सकें। हसन मंजिल का बिकना भी मुश्किल था। गजाला की बुआ बेगम शरबत जहां और शमशीर हसन के साथ उनकी साझा संपत्ति थी। हालांकि काफी पहले तनवीर हसन की मौत के कुछ ही महीनों बाद जब गजाला 4-5 साल की थी
रफिया हसन ने उसके लिए अपनी ननद के बेटे शौकत अली का रिश्ता मंजूर कर लिया था। सयानी होती गजाला पर शरबत जहां और शौकत अली ने हक जताना और गजाला ने इस रिश्ते से नफरत करना शुरू किया। गजाला की नापसंदी के बावजूद यह हसन मंजिल ही था कि माँ बेटा दोनों वक्त का इंतजार कर रहे थे। हसन मंजिल की देख रेख के लिए शमशीर हसन को न तो फुर्सत थी, न ही उन्हें हसन मंजिल की जरूरत थी। सो नवाब करीमुद्दीन हसन की पोती गजाला हसन की जिंदगी के दिन जैसे तैसे कट रहे थे। गजाला हसन ने से अपनी मुलाकात का पहला दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। अक्टूबर महीने की तीखी धूप वाली सुबह थी। मैं और शंपा घोष साथ साथ हसन मंजिल गए थे। शंपा और गजाला कॉलेज में साथ साथ पढ़ती थीं। शंपा 2 वर्षों से हमारे साथ थी। हमने 3 नाटकों में साथ साथ काम किया था। उन दिनों मैं मल्लिका की तलाश में था। आषाढ़ का एक दिन की मल्लिका की तलाश करते करते मैं ऊब चुका था। थक हार कर इसके मंचन की योजना स्थगित ही करने वाला था कि शंपा ने गजाला की चर्चा की। गजाला हमारे साथ काम करने को तैयार थी, पर उसकी अम्मी को यह स्वीकार्य नहीं था। एक नवाब की पोती नाटकों में काम करे, गैर मर्दों के साथ रिहर्सल के बाद रोज रात में घर लौटे, और उनकी नापसंदगी की फहरिस्त लंबी थी। इस छोटे शहर में नाटक करते हुए अभिनेत्रियों की तलाश का लंबा अनुभव मेरे पास था। कई बार ऐसे साक्षात्कारों से गुजर चुका था। फिर भी हसन मंजिल का गेट पार करते हुए मेरा मन सहम उठा था। शंपा और गजाला के साथ रफिया हसन की बातचीत के कई दौर पहले ही हो चुके थे। गजाला अपनी अम्मी के सामने नित नए तर्क रखती और शंपा आश्वासन देती, पर रफिया हसन अपने खानदान की रवायतों के हवाले देती और मामला खारिज हो जाता। ये ऊहापोह और तर्क वितर्क का सिलसिला कई दिनों तक चला। अंततः जांच पड़ताल और पूछताछ के लिए वो मुझसे मिलने पर तैयार हुई और बतौर पेशी मेरी बुलाहट हुई। अब तक मैंने गजाला को देखा नहीं था। शंपा के शब्दों से उसकी जो आकृति मेरे मन पर बनी थी, जाने क्यों मैं उसके प्रति बेहद आशावान था। मैं जब शंपा के साथ हसन मंजिल के पहले तल्ले पर पहुंचा, मेरी दोनों टांगें बुरी तरह कांप रही थीं। दरवाजा खुलने, गजाला और उसकी अम्मी से आमना सामना होने तक मेरे भीतर खींच भर चुकी थी। मैंने कौन सी मुसीबत मोल ले ली है। पर धीरे धीरे कुहासा छंटा। रफिया हसन बहुत स्नेह के साथ मिली। जीवन के अनुभवों के ताप में पककर जो धीरता उन्होंने अर्जित की थी, मैं उससे प्रभावित हुआ। वो अपने जीवन की रूढ़ियों को नियम बनाकर पेश तो करती थीं, पर मेरे विरोधी तर्कों को भी सहजता से सुनती। लंबी बातचीत के बाद उन्होंने हामी भरी। हालांकि मुझे लगा वो मन ही मन पहले से तैयार थी। पूरी बातचीत में गजाला चुप बैठी रही। अपनी बड़ी बड़ी चपल आंखों में सपनों की छवियां सहेजे हमारी बात सुन रही थी गजाला। दूसरे ही दिन से उसने रिहर्सल में आना शुरू कर दिया था। आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी धारासार वर्षा मां। मल्लिका के संवाद बोलते हुए गजाला ने पहले दिन ही ये एहसास करा दिया था कि वो अपनी त्वचा के रोम रोम से आषाढ़ के पहले दिन की वर्षा को महसूस कर रही है। उसे अभिनय करते हुए देखकर लगा था मानो वो मेघों से झरती बूंदों को ग्रीष्म में तपी धरती की तरह अपने अंग अंग से पी रही है। वो अपनी आंखों में भाव भरती, शब्दों से दृश्य रचती, और हम सब उसकी आंगिक गतियों, मुद्राओं और आवाज के सम्मोहन में सुध-बुध खो बैठते। मेरी तलाश पूरी हुई थी। अपने पहले नाटक के पहले मंचन के बाद ग्रीन रूम में रोती सिसकती गजाला को संभाल पाना मुश्किल हो गया था। उस रात मेरे स्कूटर के पीछे बैठकर हसन मंजिल लौटते हुए वो खूब रोई थी। हसन मंजिल के गेट पर स्कूटर खड़ा करते हुए मैंने कहा था, मैं भी साथ चलता हूं, अम्मी से मिल लूंगा। गजाला के होठों पर एक उदास मुस्कान तिर गई थी।
जैसे निर्जन पोखर की तलहटी में छिपी चुप्पी हौले से निकलकर चारों ओर फैल गई हो। अपने डैने समेट कर जल सतह पर बैठते पंडुक की तरह गजाला के होठों पर एक उदास मुस्कान तिर गई थी। जैसे निर्जन पोखर की तलहटी में छिपी चुप्पी हौले से निकलकर चारों तरफ फैल गई हो। अपने डैने समेट कर जल सतह पर बैठते पंडुक की तरह उसने अपनी पलकों को बंद कर लिया था। फिर वो मेरे करीब आई थी, बिल्कुल करीब। मेरी आंखों में अपनी आंखें डालकर वो मेरे भीतर उतर गई थी। उसने अपनी हथेलियों में मेरा चेहरा भर लिया था। वो मुझे एक नन्हे शिशु की तरह दुलार रही थी। उसके भीतर बसी चुप्पी का संगीत मैं साफ साफ सुन पा रहा था। बेहद धीमे स्वर में उसने कहा था, नहीं, आज नहीं, फिर कभी मिल लेना। ठीक है, मैं बमुश्किल बोल सका था। कल कितने बजे आऊं? 3 बजे सबको बुलाया है, प्रोडक्शन डिस्कस करना है। अम्मी परेशान हो रही होंगी, चलूं? उसने सहज होने की कोशिश करते हुए पूछा था। मेरी हामी के बाद वो हसन मंजिल का गेट पार करती हुई आगे बढ़ने लगी थी। मैं वहीं खड़ा पीछे मुड़ मुड़ कर देखती और फिर आगे बढ़ती गजाला को निहारता रहा था। 4 दिनों तक चले आषाढ़ का एक दिन के प्रदर्शनों में गजाला हमारे नाट्य दल के लिए एक उपलब्धि साबित हुई थी। 5वें दिन की शाम रिहर्सल रूम में एक दूसरे को शुभकामनाएं देते, एक दूसरे की आलोचना प्रशंसा के साथ साथ आपस में नोक झोंक करते। हमारे नाट्य दल की ये आम राय बनी थी कि इस नाटक का रिपीट शो किया जाना चाहिए और साथ ही मुझे अगले प्रोडक्शन की योजना पर भी तत्काल काम शुरू कर देना चाहिए। शंपा की राय थी, इस चिड़िया का कोई भरोसा नहीं, ये कभी भी फुर्र हो सकती है। शंपा की राय पर सबों ने ठहाके लगाए। गजाला भी खिलखिला उठी थी। शंपा ने फिर कहा था, तुम लोग इसकी हंसी पर मत जाओ, मैं जानती हूं ये किसी भी दिन उड़ जाएगी। कोई नवाब का नाती आएगा और ले जाएगा इसे। शंपा की तरह थिएटर के यज्ञ में हवी नहीं बलने वाली ये। एक नाटक तो तत्काल शुरू कर ही देना चाहिए ताकि ये फंसी रह सके। हम लोगों ने रिपीट शो के लिए अगले सप्ताह से फिर रिहर्सल शुरू करने का निर्णय लिया था। रिहर्सल शुरू करने से ठीक 1 दिन पहले वो मुझसे मिलने आई थी। दोपहर का समय था। किशमिशी रंग का ढीला कुर्ता और सिर पर दुपट्टा डाले जब गजाला मेरे कमरे में आई, उसकी आंखें चमक रही थी। उसने आते ही पारंपरिक प्रेमिकाओं की तरह पहले मेरे किचन में प्रवेश किया, मुझे आलसी और कामचोर कहा, मेरी अराजकता पर छोटा सा भाषण दिया। इस बीच वो चाय बनाने का उपक्रम भी करती रही। फिर हम दोनों ने 2 भिन्न आकार के गिलासों में चाय लिए बातचीत शुरू की। वो दुपट्टे के छोर में आंचल का ग्लास लपेट कर चुस्कियां भर रही थी। मैं उसे निहार रहा था। बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? मैंने उससे पूछा। कब खुश नहीं रहती मैं? तुम्हें मेरी खुशी से जलन हो रही है? वो ताजा खिले फूलों की तरह मेरे कमरे की हवा में घुल मिल गई थी। हाँ, फफोले उठ रहे हैं, तुम बात तो बताओ। मैंने उसे कुरेदा। कौन सी बात? वही जिसके चलते तुम खुश हो। तुम नहीं समझ सकते। वो गंभीर हो उठी। गजाला, हाँ, तुम नहीं समझ सकते। यह नाटक तो रोग बनकर लग गया है मेरी जिंदगी से। पहला नाटक पहले प्यार की तरह मेरी हर सांस पर कब्जा करना चाहता है। सुबह से शाम तक मेरी जिंदगी का एक एक पल छीन लेना चाहता है। गजाला, क्या हुआ तुम्हें? किसी के साथ इश्क विश्क के चक्कर में तो नहीं फंस गई तुम? मैंने मजाकिया लहजे में बात बदलने की कोशिश की थी।
पर मेरे मजाक और मेरी उपस्थिति से परे वो जैसे किसी दूसरे लोक में जी रही थी। मैं हसन मंजिल की मल्लिका हूं और बेगम रफिया हसन अंबिका, और तुम हो कालिदास, जिसके साथ रिहर्सल के दौरान भावों की वर्षा में भीग कर मैं हर रोज वापस हसन मंजिल जाती हूं। तुम हो कालिदास, आत्म सीमित कालिदास। रफिया हसन का कहना है कि मैं तुम्हारे लिए एक उपादान हूं। मेरे सहारे तुम नाटक की दुनिया में अपनी उपस्थिति और अपना महत्व बनाए रखना चाहते हो। उनका कहना है कि मैं जिस भावना और सुख की बातें करती हूं, न तो मैं उस भावना को समझती हूं, ना ही उस सुख को पहचानती हूं, कि तुम एक दिन मातृगुप्त बनने कालिदास की तरह कहीं और चले जाओगे और मैं हसन मंजिल की दीवारों से सिर टकरा टकरा कर पागल हो जाऊंगी। गजाला, मैं हतप्रभ था। गजाला के होठ निःशब्द हिल रहे थे। उसकी आंखों में समुद्र फ्रीज कर गया था। मैंने उसके कांधे को हौले से छुआ। मेरी हथेलियां उसकी रगों की थरथराहट से कांप उठी। मेरे बीच मौन का एक युग जैसे बीत गया हो। फिर मैंने ही मौन तोड़ा। गजाला, सब ठीक हो जाएगा गजाला, समय को सहना सीखो। वो मुस्कुराई थी, जैसे अपने संवाद में विराम देकर दर्शक दीर्घा की मौन उत्सुकता को भांप रही हो। खिलखिल करती, अपनी बड़ी बड़ी आंखों की चपलता से सुख के छंद रचती, दोस्तों पर अपनी हार्दिकता लुटाती और संवादों के लय में डूबती उतराती गजाला हसन हमारे नाट्य दल के बीच 1 साल तक उपस्थित रही। इस बीच हम लोगों ने उसके साथ दूसरे नाटक का मंचन किया। उसे पर्याप्त प्रसिद्धि मिली। नाटक प्रेमियों का कहना था कि पहली बार हमारे नगर को एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री मिली है। हम सब उसके साथ तीसरे नाटक की तैयारी में लगे हुए थे। सप्ताह भर पहले रिहर्सल शुरू ही किया था कि वो दिन आया। वो दिन मेरे जीवन का उथल पुथल भरा दिन था, जिसकी स्मृतियों में गजाला के सपनों की दीर्घ अनुगूंज आज तक कैद है। एक रात रिहर्सल के बाद मेरे स्कूटर पर बैठने से पहले उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाना चाहती हूं, अभी। घर? मैं चौंका। हाँ, घर तो बहुत दूर है। 7 घंटे बस की यात्रा के बाद 5 किलोमीटर पैदल चलकर मेरा गांव आता है। इस बीच 2 नदियों को पार करना पड़ता है मैडम, और एक गाय, एक जोड़ी बैलों के साथ मेरे चाचा का परिवार वहां रहता है। पिता हैजा का शिकार हो गए। अपने और मेरे हिस्से की जमीन बेचकर बड़े भाई ससुराल जा बसे। मेरी मां 5 साल पहले परलोक सिधार चुकी है। तुम्हारे पूर्वजों से मिलने नहीं जाना मुझे। मैं तुम्हारे कमरे की बात कर रही हूं, वो गंभीर स्वर में बोली। हसन मंजिल पहुंचने में देर नहीं होगी? मैंने पूछा। उसकी फिक्र तुम मत करो, मुझे ले चलो। उसकी आंखों में फिर सपनों का सैलाब उमड़ने लगा था। गजाला मेरे साथ मेरे कमरे में आई। वैसे ही पारंपरिक प्रेमिकाओं वाली अदा में किचन पर कब्जा किया। दिन की बनी सब्जी को गर्म किया और सुबह का बचा ब्रेड सेंक कर सुघड़ गृहिणी की तरह मुझे खिलाने बैठी। हम दोनों ने रात के खाने की औपचारिकता का निर्वाह किया। मैंने हसन मंजिल की याद दिलाते हुए कहा, देर हो रही है, तुम्हारी माता अंबिका चिंतित होगी, चलो तुम्हें पहुंचा दूं। वो बिफर उठी। ठीक कहती हैं रफिया हसन कि तुम खुद गर्ज हो, आत्म सीमित कालिदास। और अगर सुबह होने से पहले उन्होंने रंगरेज बदरू मियां के रंग भरे नाद में डूबकर जान दे दी तो? मैंने पूछा। तो मैं भी वहीं दफन हो जाऊंगी, तुम्हारे गले नहीं पड़ूंगी। पर आज अभी नहीं जाने वाली। मैं सोना चाहती हूं। एक रात अपनी आंखों में सपने भरकर सोना चाहती हूं। हसन मंजिल में नींद नहीं आती मुझे। सारी सारी रात जागती रहती हूं। वो विलोम की तरह बार बार मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाता है।
कभी पलंग के नीचे छिपा गुर्राता है तो कभी दीवारें फोड़कर अपनी लाल डरावनी आंखों से घूरता है। वो मुझे सोने नहीं देता। आंख लगते ही मेरे सीने पर सवार होकर तेज धार वाले चाकू से चाक चाक कर देता है मेरा सीना। वो पशुओं की तरह दहाड़ता है, शैतानों की तरह हंसता है, ऐसे ठहाके लगाता है कि हसन मंजिल की दीवारें थर्रा उठती हैं। सुनो सुनो, मैं अपनी मौत से पहले एक रात, सिर्फ एक रात अपनी आंखों में सपने भरकर गहरी नींद सोना चाहती हूं। और उस रात गजाला हसन मेरी बाहों पर सिर रखकर मेरे सीने से चिपकी हुई सारी रात सोई। ऐसी नींद सोई जिस नींद में समूची सृष्टि का सुख सिमटा हुआ था, जिस नींद में सिर्फ सपने ही सपने थे। आर्द्र आंखों के जल में तैरती हुई मौन की कश्तियां थीं। होठों के किनारों को छूकर मन प्राण के भीतर हौले हौले उतरती सांसों का गोपन संगीत था। उसकी नींद में न मैं था न वो थी। एक छोर पर आसमान था, दूसरे छोर पर धरती थी, और बीच में थी सपनों की नदी। सुबह मुंह अंधेरे उसने मुझसे कहा था, गजाला हूं मैं, गजाला, गौर से देखो मुझे। और मैंने देखा कि उसकी पूरी की पूरी देह हिरनी की चंचल आंखों की करुणा में बदल चुकी थी। सूर्योदय से पहले हम दोनों हसन मंजिल पहुंचे थे। बेगम रफिया हसन पत्थर की मूर्ति की तरह बारजे में खड़ी सड़क किनारे एकटक देख रही थी। वो स्कूटर से उतरी, हर आंख मुझे देखा और झटके से हसन मंजिल के गेट के भीतर चली गई। रंगरेज बदरू मियाँ के रंग भरे नादों, कड़ाहूं और अलगनी पर टंगी चुनरियों से बचती बचाती पीछे मुड़ मुड़ कर देखती और हसन मंजिल के भीतर लोप होती गजाला हसन को मैं देखता रहा। उस दिन के बाद से आज तक इस शहर ने गजाला हसन को नहीं देखा। उसी शाम रफिया हसन उसे साथ लेकर अपने पुश्तैनी कस्बे में चली गई। उसी महीने गजाला का निकाह उनके फूफीजाद भाई और शौकत अली के साथ हुआ। वो अपनी ससुराल कलकत्ते चली गई। हसन मंजिल की तरह ही कलकत्ता में शौकत अली की कोठी थी, अली मंजिल। कुछ ही दिनों बाद हसन मंजिल इस शहर से गायब हो गई। वहां पाटली अपार्टमेंट नाम की एक ऊंची इमारत उगाई। गजाला के पागल भाई अनीस अल्लाह को प्यारे हुए। हसन मंजिल के मिट जाने और अनीस के गुजर जाने के गम में रफिया हसन ने बिस्तर पकड़ लिया और एक दिन चल बसी। इस बीच गजाला मां बन चुकी थी। उसने एक बेटी को जन्म दिया था। शौकत अली ने देन मेहर देकर गजाला को अली मंजिल से बाहर कर दिया और किसी रईस जादी से निकाह कर लिया। ये सब कुछ मात्र 1 साल के अंदर घटित हुआ। ये 1 साल और बाद के 20 साल यानी कुल 21 साल। 21 साल कम नहीं होते। किसी को विसार देने के लिए तो एक पल काफी होता है, पर किसी को 21 साल तक स्मृतियों में जीवित रखना, स्मृतियों के साथ इतने वर्षों तक एक आकुल पक्षी की उड़ान भरते रहना आसान नहीं होता। आप जिस अभिनेत्री को मंच पर देखकर हतप्रभ हैं, जिसके बारे में जानने के लिए आकुल और उत्सुक हैं, उसका इन बातों से बड़ा घना रिश्ता है। पिछले दिनों, आज से 2 माह पहले, लगभग 30 वर्षों तक इस कस्बाई शहर के थिएटर की दुनिया में जैसे तैसे जीवित रहने के बाद मैं अपने जीवन की सार्थकता निरर्थकता के द्वंद्व में उलझा हुआ था कि ये लड़की मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैं स्तब्ध रह गया, फटी आंखों से इसे निहारता रहा। इतना अस्थिर कभी नहीं हुआ था मेरा मन। मुझे अपने आप से सहानुभूति होने लगी थी। मैंने इसके पहले कभी भी अपने को इतना निरुपाय, इतना बेचारा, इतना असमर्थ महसूस नहीं किया था। गजाला अपने जिस सपने की दीर्घ अनुभूज के बल पर जीवन के लिए सामर्थ्य और विश्वास अर्जित करती रही थी,
उस सपने का साकार रूप अपने सामने पाकर मैं असहाय हो गया था। वो लड़की मुस्कुराई थी, ठीक वैसी ही चपलता के साथ अपनी आंखों में सपनों की छवियां लहराती हुई वो मेरे करीब आई थी। किसी बुजुर्ग की तरह मन ही मन मेरी स्तब्धता और असहायता को विश्लेषित करती हुई वो मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी। हौले से मेरी हथेलियों को अपनी हथेलियों में भरकर उसने कहा था, मैं मल्लिका हूं। मैं तो आपको देखते ही पहचान गई थी। बचपन से ही आपकी तस्वीरें अम्मी के पास देखती रही हूं। अम्मी आपको बहुत याद करती हैं। आपको याद किए बगैर उनकी बातचीत का कोई हिस्सा पूरा नहीं होता। उन्होंने आपके लिए ये खत भेजा है। मैं उस खत की बाबत आपसे कोई चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको जानने न जानने का अब आपके लिए कोई अर्थ नहीं रहा। बहुत लंबा खत, जिसकी कई बातें, कई सूचनाएं मुझ तक पहली बार पहुंची थी। मैं कुछ भी गोपन नहीं रखना चाहता। लगभग सारी बातें तो मैं आपको बता ही चुका। थिएटर वालों के जीवन में कुछ भी गोपन नहीं होता। जो गोपन होता है वो थिएटर में पच ही नहीं पाता। अपने आप किसी विकार की तरह थिएटर की दुनिया से बाहर हो जाता है। मंच पर तो मौन भी मुखर होता है, जहां विराम की भी एक गति होती है। हाँ, उस खत का आखिरी हिस्सा आपको जरूर बताना चाहता हूं। गजाला ने लिखा था, मैं थिएटर यज्ञ के लिए हवि भेज रही हूं। मल्लिका अब तुम्हारे साथ रहेगी, अगर तुम स्वीकार करो तो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कहानी सुनने के लिए।